है। ऐसे कुछ लोग भी हैं जो मुझे, दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य, विश्व एड्स दिवस, और ये जानेंगे हम कि हम कितने हाई रिस्क में हैं। बताइए। तो वो इसमें कन्वर्ट होता है, जैसे एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी वायरस होता है, वो हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, दूसरे इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। जो जब वो इन्फेक्शन, ये माइक इनको दे दो, एक बार माइक दे दो। हाँ जी, दोबारा बोलो। एचआईवी एड्स में हम, हेलो, हाँ जी, आप बोलते रहिए। ओके सर, ओके सर। सर तो मैं ये बता रहा था, एचआईवी वायरस डॉक्टर साहब कैसे आ सकता है? जैसे हम लोग प्रेजर्वेटिव्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल, तो मैंने यूज किया और वही दूसरे बंदे ने भी, क्योंकि वायरस तरल, बॉडी में जितने भी तरल पदार्थ हैं, समझें इसको, बॉडी में जितने भी लिक्विड फॉर्म में चीजें हैं, चाहे वो योनि से संबंधित कोई चीजें हैं, चाहे वो ब्लड है, और भी कुछ ऐसे तरल पदार्थ बॉडी में होते हैं जिनसे ये वायरस फैलता है। तो कैसे आ सकता है डॉक्टर साहब बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल सीमी प्लेट है, जैसे हम लोग पहले ऐसा होता था, नाई के पास जाते थे, वो सीमी प्लेट से 2-3 लोगों को कर देता था, एक को कट लगा, मान लो वो पॉजिटिव था, उससे दूसरे को उसको भी कट लग गया, तो उससे उसको ट्रांसमिट हो गया। दूसरी तीसरी चीजें होती है, जैसे हम लोग नशा करते हैं तो सिरिंज जो लोग यूज करते हैं, तो एक ही सिरिंज एक बंदे ने लगाई, वो पॉजिटिव था, वो सिरिंज दूसरे ने लगा ली, वो भी पॉजिटिव हो गया। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा आप में से? बैठ जाइए। और कोई बताएगा आप में से? एचआईवी का वायरस किन माध्यम से बॉडी में प्रवेश कर सकता है? बताइए, क्या कारण है, बताएं। कोई और बताए। हाँ जी, बताएं। असुरक्षित यौन संबंध, ये कह रहे हैं, यही कह रहे हो ना? असुरक्षित यौन संबंध मतलब, हाँ जी बताएं। हाँ जी, ब्लड, हाँ जी, ये क्या है? सेक्स। और क्या है? और क्या है? और क्या है? निडिल, सुइयां, निडिल, सुइयां। एक दूसरे की सुई का जब इस्तेमाल होता है, या ऐसी सुई का इस्तेमाल जिसको सही से, और कैसे हो सकता है बताएं। हाँ जी, मां के पेट से। ये कह रहा है मां के पेट में जो बच्चा होता है, अगर मां संक्रमित है, मां को है एचआईवी या एड्स, तो उस होने वाले बच्चे को भी इसके चांस थोड़े कम होते हैं, इसके चांस थोड़े, लेकिन है, बिल्कुल है। तो आम तौर पर हम ये देखते हैं कि 4 ऐसे माध्यम हैं जिनसे एचआईवी एड्स हो सकता है, और ये वायरस इन माध्यमों से प्रवेश। और अगर हम ड्रग एडिक्ट की बात करें, नशा करने वालों की, इनमें संभावना ये क्यों हाई रिस्क ग्रुप है? बैठ जाइए, थैंक यू। क्यों हाई रिस्क ग्रुप में गिना जाता है, इनको बताएं। जागरूक नहीं होते, वो एक दूसरे की चीजों को यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो फैल सकते हैं, उनके चांसेस ज्यादा है। हाँ जी, और बताएं, नशा करने वाले क्यों हाई रिस्क ग्रुप में गिने जाते हैं? हाँ जी, नहीं, वो शराब वाला बोलेगा, मैंने तो कभी सुई देखी भी नहीं, कौन सी सुई होती है। हाँ जी, गहराई में जाएं। हाँ जी, इधर से कोई नहीं बोल रहा। अक्सर ऐसा होता है, जो भी बोलता है इधर से बोलता है, उधर से कोई आता ही नहीं है। मुझे लगता है वो दूर हो जाते हैं मुझसे, उनका डिस्टेंस थोड़ा दूर हो जाता है। देखिए, आप ये समझें कि जो भी नशा करने वाले लोग हैं, इनमें 3 तरह की समस्याएं पाई जाती हैं। क्या समस्याएं पाई जाती हैं?
अल्कोहलिक्स है, उसमें ये तीनों या दो तो निश्चित तौर पर मिलेंगी ही मिलेंगी। कितनी दिखाई है मैंने? ये तीनों भी हो सकती हैं और दो तो कंफर्म है। दो तो अच्छा, मैं सच कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं? बताइए, तालियों से बता दीजिए। ताली जोर से बजाओ अगर सच है बात तो। देखिए, बात को छुपाने से हम किसी इंडिविजुअल से बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहे हैं कि तुम एक्सेप्ट करो। हम ये कह रहे हैं ग्रुप में अपने अंदर इस, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये। इतना संवेदनशील है कि बहुत ही एनोनिमिटी की बात है, मतलब गोपनीयता की बात है ये। लेकिन कहीं ना कहीं हम अंदर से स्वीकार तो करेंगे ना कि जो भी लोग सेंटर में भर्ती होते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम, और ये वाली तो बहुत तेज होती है। ये वाली मतलब नशा नहीं था तब भी हमें ये प्रॉब्लम, ये नहीं है ये प्रॉब्लम। और जब इसके साथ ये जुड़ता है, इसको और भी खतरनाक, किसको खतरनाक बना देता है? इसकी संभावना को। किसकी संभावना को बनाता है ये? क्योंकि जितने लोग भी ये होते हैं, जब सेक्स की बात आती है तो जो लोग एडिक्ट भी नहीं है वो भी अपना संतुलन, मान लो कोई आदमी जीबी रोड पर गया, उस समय वो इतना ऑब्सेस होता है या इतना बुरी फीलिंग्स में होता है कि वो इतना जागरूक, या कई बार जब कंडोम दिया जाता है उसको तो वो कंडोम का इस्तेमाल भी करना ऐसा नहीं है। और देखिए, एक से ज्यादा बहुत सारे लोगों से शारीरिक संबंध बनाना ये बहुत बड़ा कारण है कि आपको बहुत संभावना है। मैं तो ये कह रहा हूं जितने लोग भी सेंटर में, हम एप्रिसिएशन सीखें। अगर किसी की कोई भी अच्छाई है तो उसे एप्रिशिएट करना जरूर सीखें। वो चीज़ की फर्स्ट बात करती है, उसके बाद कोई भी प्रोग्राम रहता है उसमें बच्चे फिर हमारे फैमिली के साथ ही एंजॉय करते हैं, हमारी फैमिली के साथ ही करते हैं। प्लस ये संगीत में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन कर रखी है। कुछ रह गया, महत्वपूर्ण चीजें रह गई, कोई पूरा करेगा जो रह गया है। आपने ये नहीं बताया कि मैं एक रिकवरिंग हूं और मेरे जीवन में भी नशे की समस्या, और मैं भी 38 बार भर्ती, और वहाँ से फिर मेरा इलाज हुआ। मैं सेंटर में करीब 11 महीने 27 दिन रहा, वहाँ मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने यूनाइटेड नेशन से काउंसलिंग में डिप्लोमा किया, और इसके अलावा 35 तरह की ट्रेनिंग की। दिल्ली का अचीवर अवार्ड मुझे मिला है रिकवरिंग एडिक्ट्स के तौर पर। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं, और वो इसलिए मिले हैं कि मेरा जो ढंग तरीका है नशा मुक्ति के प्रोग्राम को चलाने का, तो उनको लगता है कि इसने मेहनत की है। जो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं उनको लगता है मैंने मेहनत की है। तो वो एक मेरा परिचय है। और फिर जब मेरी रिकवरी 5 साल की थी, हिंदुस्तान में मैं पहला आदमी हूँ जिसको नशा मुक्त होने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मतलब ऐसे चांस होते नहीं है कि कोई आदमी नशा करने लगे, 10 साल तक नशा करे, स्मैक पिए, शराब पिए, इंजेक्शन लगाए, और उसके बाद वो ठीक होने के बाद गवर्नमेंट में जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाए। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। ये क्या था? ये गॉड ग्रेस थी। तो ये मेरा परिचय है। मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे, मेरा पूरा परिवार परेशान था, मेरे बीवी बच्चे परेशान थे, मेरा नशा नहीं छूट रहा था, और ये मेरा परिचय है। और मैं हर संडे को यहाँ पर आता हूँ, और मेरा एप्रिसिएशन नहीं होता है, मेरा मकसद होता है कि आप मेरी ज़िंदगी को एक रोल मॉडल समझे। मेरा जीवन ही एक रोल मॉडल है, एक किताब है, और इस किताब के अंदर बहुत सारे मैसेज लिखें जो आपके काम के हो सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कहना बताइए बात, कि मेरी ज़िंदगी एक किताब है जो आपके काम की। बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं। तो जैसे जो भी जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसकी शर्त ये होती है कि उस प्रोफेशन की किताब उसको पढ़नी
होती है। आपको भी किस में जाना है? आपको भी रिकवरिंग बनना है, आपको भी नशा मुक्त होके रिकवरी एडिक्ट्स बनना है, मतलब आप अब नशा मुक्त हो गए हैं। तो आपको भी कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? रिकवरी की। देखिए ओपन माइंड से सोचें सारे लोग, बुद्धू ज़्यादा ना बने, जितने बन गए भाई साहब बहुत बन गए, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ। तो अपने दिमाग से मेरी प्रोफाइल समझें। देखिए जितना गहराई से आप समझेंगे, मैं अप्रिशिएट करने नहीं आता हूँ, समझें आप बात को। इन्होंने क्या बोला कि ये मैं आपको मोटिवेट करता हूँ ताकि आप नशा मुक्त, वो आपने सही से बोला नहीं। अब लोगों को कम्युनिकेशन कोई नया होगा, वो बाहर बोलेंगे तो पता नहीं समझा क्या बोल रहे हैं यार। और देखिए मैं कह रहा हूँ मंत्र है एक, अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आप तारीफ करना शुरू कर दो। क्या कर शुरू कर दो? किसकी? प्रोग्राम की और खुद की नहीं, सेंटर की। खुद की तो कर ही रहे हो आप तो जब भी कर रहे थे जब नशा कर रहे थे। असल में क्या है, सेंटर की इसलिए कह रहा हूं कि सेंटर की तारीफ नहीं करते आप, यहां कमियां निकाल लेते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां कमी है या नहीं, बुराई है या नहीं, वो तो छोड़ो, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी रिकवरी गई, रिकवरी जो आ रही थी वो गई। क्योंकि आप वहां से कैसे हासिल कुछ कर सकते हो जो जगह ही पसंद नहीं आपको, जो लोग ही पसंद नहीं, वहां की चीज को आप रखना भी पसंद। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, एक स्लोगन है फेक इट टू मेक इट, कहीं लिखा है फेक इट टू मेक इट। नकल से नकली करने लग जाओ। भाई बहुत बढ़िया है भाई, भाई बहुत बढ़िया है भाई, भाई बात बन जाएगी, बात रिकवरी शुरू हो जाएगी। देखिए हम सदा के लिए यहाँ पर नहीं आए, हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं आए, और हम यहाँ घर बसाने भी बस कुछ समय के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और वो एक टेक्निक हम सीख लें कि नशा मुक्ति कैसे आ सकती है हमारे जीवन में। अगर बहुत सारे लोगों के जीवन में आ सकती तो हमारे जीवन में भी आ सकती। हम सभी लोग वो है, मेरे समय देखिए मेरा परिचय ये है कि अगर मेरी मम्मी कहती थी बेटा दूध लेके आ, क्या कह रही हैं, या सब्जी लिया, तो मुझे लगता था यार बताओ, ये मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। किस बात से कि बताओ मुझे काम बता रहे हैं, और अगर भाभी जी ने कहना है कि चौथी मंजिल पर सिलेंडर चढ़ा दो, चाहे वो पड़ोस की हो चाहे वो, तो मेरे अंदर एक खास एनर्जी, मैं सच कह रहा हूँ ये बात, झूठ कह रहा हूँ, बताइए बात, मतलब मम्मी जो कह रही हैं वहाँ एनर्जी नहीं आ रही मेरे अंदर, वहाँ एनर्जी, और पड़ोस की भाभी जी कह रही है तो अब कहाँ से आ गई एनर्जी। व्यक्ति वही था, साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन चेंज हो गया। इसका मतलब मैं कुछ अलग किस्म का इंसान हूँ। मेरे बिहेवियर में, मेरे एटीट्यूड में, मेरी फीलिंग्स में कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों अगर नशा छोड़ना इतना ही आसान होता तो ये नौबत यहाँ तक आप, क्योंकि इतना तो दिमाग आप में भी, इतना दिमाग तो आपके परिवार में भी कई लोगों के पास, लेकिन आप किसी के काबू में। अच्छा ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया है? लग रहा है? हाँ इसीलिए लग रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा आपको यहाँ पर उन्होंने भेजा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? और आपको ये भी गवारा नहीं है, मतलब आप उनकी मोहब्बत पे शक कर रहे हैं, आप उनके कंसर्न पर शक कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको उन्होंने भेजा है जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप ये पता क्या है कमियाँ निकालते रहते हो। उनका तो अपना लालच है, स्वार्थ है, उन्होंने इसलिए भेजा है। मतलब इतना बुद्धि मत चलाओ। कोई भी आदमी मतलब आपको यहाँ भेज रहा है तो आपसे मोहब्बत करता है या नफरत करता है? तो फिर मोहब्बत में भेजा है तो फिर नाराज़गी कैसी? ये डबल क्रॉस हो जाता है यार। अगर कोई मुझे मोहब्बत में मेरे लिए कुछ कर रहा है और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, नफरत, गुस्सा, तो ये क्या बात हुई? एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने मुझे यहाँ पर नहीं मोहब्बत में भेजा है, और एक तरफ क्या कर रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे। ये क्या है? ये दोनों बातें जुदा है ना, अलग हैं यार ये। अगर वो मुझे मोहब्बत करते हैं तो जो भी मेरे लिए करेंगे
जाता है तो वो आके क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म करने लगता है धीरे धीरे। तो अगर हमें, जैसे कि यूजुअली क्या होता है, इनिशियली इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है। तो हमें जो, तो एक तो ये होता है जो रिस्क फैक्टर, जैसे हम लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है हम रिस्क फैक्टर्स में ज़्यादा रहते हैं। तो हम एक तो यूजुअली हमें 6 मंथ्स पे अपने टेस्ट कराना चाहिए। अगर हम वो नहीं कराते तो हमें पता नहीं चलता है इसका, जब तक हमें कोई बीमारी ना हो जाए। तो अगर इन केस हम पॉजिटिव है और हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो आगे चल के 8 से 10 साल में हम एड्स हो जाता है। दैट इज़ मतलब इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि एक छोटा सा इन्फेक्शन भी बहुत सीरियस हो जाता है। जैसे कि टीबी है, नॉर्मली जैसे एक टीबी होता है, सबको टीबी एक बार तो हुआ ही होता है, पर हमारी बॉडी उससे लड़ जाती है क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है। लेकिन अगर हमको एड्स मतलब HIV पॉजिटिव है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत पहले से कम होती है। तो अगर नॉर्मल किसी को भी आसपास टीबी होगा तो हम उसे बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और हमारी डेथ का रीज़न होगा टीबी। लेकिन सिर्फ टीबी नहीं होगा, उसके साथ में और भी इन्फेक्शन हो जाएंगे। जैसे छोटा सा किसी को जुकाम है, हम उससे जुकाम पकड़ लेंगे, या कुछ भी बेसिक सा इन्फेक्शन हमें डेथ करवा सकता है। तो वही हम एड्स सिंड्रोम होता है, मतलब बहुत सारी डिजीजेज मिलके सिंड्रोम बनाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सर आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर? यस सर। क्या नशा कर रहे थे डॉक्टर साहब? एम्फेटामिन। तो देखिए, आज हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि विश्व, बैठ जाइए डॉक्टर साहब, इसी बात की चर्चा करेंगे कि हम बहुत हाईली रिस्क ग्रुप में हैं और HIV और एड्स, आज से 20 साल पहले की बात करें तो हालात कुछ अलग थे। आज थोड़ा सा कई देशों ने बहुत तरक्की की है, आज थोड़े से अलग हैं, लेकिन फिर भी HIV एड्स कल भी खतरनाक था और आज भी खतरनाक है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उस व्यक्ति को टीबी हो सकती है। अब देखिए वो कहना क्या चाह रहे हैं कि HIV एड्स से कोई नहीं मरता। HIV एड्स अपने आप में कोई बीमारी है ही नहीं। HIV एड्स, वो कह रहे हैं थोड़ा सा सो तो लूँ यार, HIV एड्स कोई बीमारी नहीं है। बीमारी क्या है फिर समझें इसको। HIV का मतलब एक वायरस जो हमारी बॉडी में प्रवेश जब कर जाएगा तो उसको HIV पॉजिटिव कहते हैं, ना कि एड्स हो गया, एड्स नहीं हुआ है उसको। अब ये जो वायरस है, ये वायरस अगर आज आया है बॉडी में तो ये किसी भी जांच में नहीं आएगा, लगभग 3 महीने नहीं आ सकता। और अब जो पूरे विश्व के अंदर ये कोशिश है कि HIV को HIV रहने दिया जाए, वो कन्वर्ट ना हो, किसमें? एड्स में कन्वर्ट ना हो। HIV का वायरस बॉडी में रहना और अच्छा खान पान रहन सहन ना हो तो ये जल्दी से एड्स बन जाएगा। वहाँ से फिर संभावनाएं बहुत खराब हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि HIV नहीं आनी चाहिए वायरस। हाई रिस्क ग्रुप, HIV किसको आएगा? एड्स नहीं बनेगा भाई साहब। एड्स पहले क्या होगा? HIV पॉजिटिव। और HIV पॉजिटिव कैसे होगा? ये तरल पदार्थों से फैलता है और सफेद कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। देखिए मैं आपको बताऊं,